लड़की के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक माशरा कैसे कैसे जुल्म करता है। क्या कुदरत ने लड़की को जुल्म सहने के लिए पैदा किया है? हमारा माशरा सदियों से औरत के साथ नाइंसाफी करता चला आ रहा है। आज लोग लड़की को एक बोझ तस्वुर करते हैं। माशरा और खानदान की इज्जत पर धब्बा समझा जाता है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताने वाले हैं लड़की के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक माशरा कैसे कैसे जुल्म करता है। आखिर लड़की का कसूर क्या है? क्या कुदरत ने लड़की को जुल्म सहने के लिए पैदा किया है? तो मेरा यह मानना है, नहीं, अल्लाह का निज़ाम ऐसा नहीं हो सकता। हमारा माशरा सदियों से औरत के साथ नाइंसाफी करता चला आ रहा है, जुल्म करता चला रहा है। आज भी बाज़ घरानों में जब बेटी पैदा होती है तो अफसोस और शर्मिंदगी छा जाती है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज़ लोग लड़की को एक बोझ तस्वुर करते हैं। लड़की की परवरिश करते वक्त उसे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा असल घर तुम्हारा ससुराल है। और उसे ये भी सिखाया जाता है कि वो अपने हक के लिए आवाज ना उठाए, हर जुल्म को खामोशी के साथ बर्दाश्त करे। लड़की जुल्म को जितना बर्दाश्त करेगी, जितना सब्र करेगी, उसकी उतनी ही तारीफ होगी और वो उतना ही बाइखलाक कहलाएगी। उसे बचपन से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है। अगर उसने अच्छी तरबियत हासिल न की तो ससुराल वाले उसे ठुकरा देंगे। जब वो शादी के बंधन में बनती है तो उसको समझाया जाता है कि वो अपने शौहर और ससुराल वालों की खिदमत करने के लिए तैयार रहे। इस माशरे में लड़की ना तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और ना ही अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकती है, और ना ही लड़की को जिंदगी के अहम फैसलों में राय देने का हक है। और अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करे तो उसे बदनाम कर दिया जाता है। माशरा और ख़ानदान की इज्जत पर धब्बा समझा जाता है। अगर कोई लड़की माँ बाप की फर्मा बरदारी करके शादी करे और ससुराल और शौहर की तरफ से उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया जाए तो मजबूरन लड़की को तलाक लेना पड़ता है, तो माशरा तब भी उस लड़की को कसूरवार ठहराता है और लड़की पर ही ठप्पा लगा दिया जाता है कि लड़की ही गलत थी। और इस माशरे में तलाक़ी याफ्ता औरतों को कमतर समझा जाता है, उसे गंदी निगाहों से देखा जाता है। तलाक़ी याफ्ता औरत पर तंज के तीर बरसाए जाते हैं। अब इन्हें बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम नाकाम औरत हो, तुम बेसहारा औरत हो। ये जुल्म सिर्फ जिस्मानी या माशी नहीं होता, उसे ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी जलील किया जाता है। अब मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। इस वाक़े को सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत को ही हर बार कुर्बानी और जुल्म क्यों सहना पड़ता है। औरत ही हर बार आजमाइश की भट्टी में क्यों जलती है। बेटी के पैदा होते ही उसे पराया धन क्यों समझा जाता है। मैके में माँ बेटी को परवरिश करते हुए ये क्यों सिखाती है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा असल घर तेरा ससुराल है। और ससुराल में सब कहते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, यहाँ तेरी मनमानी नहीं चलेगी।
ससुराल वाले कहते हैं यह हमारा घर है, इसलिए हमारी मान के चल। शौहर के जाती मकान में रहते हुए वो ये समझती है कि ये मेरा घर है, इसलिए उस घर को सजाने और संवारने में अपने आप को भूल जाती है। यहाँ तक कि सास और ससुर की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर एक छोटी सी गलती पर मर्द के 3 जुमले उसको घर से बेदखल कर देते हैं। औरत की जिंदगी के 14 और 15 साल, जिसमें शौहर, बच्चे और सास ससुर की खिदमत शामिल है, उसे समझा देते हैं कि शौहर का घर भी उसका नहीं है, जिसे अब तक वो अपना घर समझती आ रही है, जिस रिश्ते की खातिर वो हर तकलीफ को नज़रअंदाज करती चली आ रही थी, वो सिर्फ 3 जुमले की डोर से टूटने वाला बंधन है। परवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या नहीं सहना पड़ा था परवीन को। परवीन को अपना घर बसाने के लिए काशिफ के 3 जुमलों ने परवीन से उससे जीने का हक छीन लिया। परवीन को याद आने लगा जब उसकी शादी काशिफ से हुई थी, वो कितना खुश था। काशिफ ने परवीन को अपने दोस्त की शादी पर देखा था। परवीन की खूबसूरती को देखकर काशिफ ने अपने घर वालों के जरिए रिश्ता भेजा। काशिफ की वालदा अपनी भांजी कुलसूम से शादी करवाना चाहती थी, मगर काशिफ की जिद के सामने मजबूर होकर परवीन से शादी पर रजामंद हो गई। शादी की रात काशिफ की खुशी नहीं संभल रही थी। परवीन को अपने सामने देखकर काशिफ की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। मगर मर्द की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। उसे वो लड़की हमेशा पुरकशिश और अच्छी लगती है जो उसके 10 तरस से बाहर हो। अगर वो लड़की बीवी बन जाए तो उसकी मोहब्बत सिर्फ 4 दिन के बुखार से ज्यादा नहीं होती। काशिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। काशिफ ने जितनी मोहब्बत और जज्बात से शादी की थी, 1 माह बाद परवीन को यूं लगता था कि ये वो काशिफ ही नहीं है जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वालदा तक को मनवाने के लिए मेरे घर रिश्ता भेजा और अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ता लाने पर मजबूर कर दिया था। परवीन की शादी एक अरेंज मैरिज थी। परवीन को शादी के बाद मालूम हुआ कि उसकी शादी काशिफ की वालदा की मर्जी के खिलाफ हुई है। काशिफ की वालदा तो अपनी भांजी कुलसूम से शादी करवाना चाहती थी। कुलसूम बार बार घर आती थी और परवीन को नफरत भरी निगाहों से देखती रहती थी। परवीन की सास ने भी परवीन का जीना 2 भर कर रखा था। वो एक पल भी आराम और सुकून से नहीं रहने देती थी। परवीन ने अपनी सास को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर परवीन अपनी सास को एक आंख नहीं भाती थी। वो हर वक्त अपनी भांजी कुलसूम की तारीफ किए बगैर नहीं रहती थी। काशिफ के लिए घर आते ही परवीन की शिकायतें शुरू कर देती थी। काशिफ की मोहब्बत शादी की 1 माह तक ही दिखाई दी। कई मर्तबा तो परवीन की सास ने काशिफ के सामने ही परवीन को चप्पलों से मारा और बेहद जलील और रुसवा किया, और ये ही कहती रही कि काश कुलसूम मेरे घर होती तो मेरा कहना मानती। वो कभी भी मेरे साथ जबान नहीं चलाती, मगर काशिफ की जबान पर एक हर्फ नहीं आता था। वो अपनी वालदा को कुछ नहीं कहता था, बस परवीन से नजरें चुरा लेता था। 1 साल बाद परवीन के घर बेटा पैदा हुआ। काशिफ बहुत ही खुश था, लेकिन काशिफ की माँ उसकी औलाद से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर 1 साल बाद लड़की पैदा हुई और दूसरे साल एक और बेटी। इस तरह 3 सालों में परवीन की 3 औलादें पैदा हो गईं। 5 साल बाद काशिफ की नौकरी भी छूट गई। परवीन ने अपने शौहर को तसल्ली दी और अपना सारा जेवर काशिफ के हवाले कर दिया और कहा,
ये जेवर बेचकर कारोबार शुरू कर लें, मगर आप परेशान न हों, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। हम एक दूसरे के लिए दुख और सुख के साथी हैं। काशिफ ने जेवर बेचकर कारोबार शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार तरक्की करने लगा और काशिफ ने 3 सालों में ही काफ़ी बैंक बैलेंस बना लिया। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। एक दिन परवीन की कज़न घर आई तो परवीन ने सोचा उसकी कज़न और बच्चों के लिए अच्छा खाना बना लेती हूँ। ये सोचकर परवीन अपनी कज़न के साथ मार्केट चली गई। परवीन को खबर ही न थी कि रास्ते में 2 ग्रुपों का झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस कदर था कि आपस में एक दूसरे पर पथराव और डंडे चल रहे थे। परवीन और उसकी कज़न एक दुकान में छुप गए। ये हंगामा आराई कुछ कम हो तो हम घर वापस जाएं। रात के 10 बज रहे थे। परवीन का दिल बच्चों और काशिफ की वजह से तेज तेज धड़कने लगा। हंगामा रुकते ही परवीन ने रक्षा लिया और तकरीबन 11 बजे घर पहुंची। घर का दरवाज़ा काशिफ ने खोला था और गुस्से से गजबनाक नज़रों से परवीन को देखने लगा। काशिफ घर के दरवाजे पर खड़े थे। परवीन ने फौरन काशिफ से कहा कि मैं बाजार चली गई थी ताकि काशिफ मुझे घर के अंदर बुला लें तो मैं उसको बताऊंगी कि देर क्यों हुई, मेरे साथ रास्ते में क्या क्या बीती है। परवीन अपनी पूरी बात ना कर पाई। काशिफ ने परवीन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। परवीन दरवाजे पर चकरा कर गिर गई। परवीन की कज़न ने सहारा देकर परवीन को उठाया। काशिफ दरवाजे पर खड़े बुरी तरह चीख रहे थे। सारा मोहल्ला अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों से सुन रहा था। काशिफ कह रहा था, मुझे तुम्हारा कोई झूठा बहाना नहीं सुनना। जब से मेरी माँ मरी है तुम आवारा और बदचलन हो गई हो। ना तुम्हें मेरी फिक्र है और ना ही बच्चों की। मैंने काशिफ से रोते हुए कहा, मुझे घर के अंदर तो आने दें, मगर काशिफ गुस्से में जो मुंह में आ रहा था जोर जोर से चीख चीख कर मोहल्ले वालों को भी सुना रहा था। परवीन ने कहा, ये क्या पागलपन है काशिफ, आप मुझे क्यों तमाशा बना रहे हैं, मुझे घर के अंदर तो आने दो। ये सुनकर काशिफ ने कहा, तमाशा तो तुम्हारा अब बनेगा परवीन, मैं बताता हूँ पागल कैसे होते हैं। तुम्हें अपने शौहर से बात करने की तमीज नहीं है? जाओ, मैं तुम्हें पूरे होश व हवास में तलाक देता हूँ। ये 3 अल्फाज थे या परवीन के लिए मौत का पैगाम। नाज़रीन मोहतरम, हमें बतौर माशरा अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है। एक इस्लामी मजहबी माशरे में ऐसे रवैये शर्म का मुकाम है, जहाँ औरत को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो। औरत को कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर समझना होगा। हमें औरत की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। इस्लाम ने सबसे पहले औरत को इज्जत दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बेहद मोहब्बत की है। जब भी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती थीं तो हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बिठा लिया करते थे और फरमाते थे, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी रूह का हिस्सा है। आप इसकी तस्दीक सही बुखारी से कर सकते हैं। बेटी को बोझ नहीं रहमत समझना होगा। बेटी को भी वही इज्जत देनी होगी जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। बेटी के साथ इंसाफ करना ना सिर्फ उसका हक है बल्कि आजकल के माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।